हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो भाई ये हमारा फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर 6 है ये। अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास जब कवर की थी पार्ट नंबर 5, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा वो पार्ट। तो उस पार्ट में हम लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में जिक्र करा था कि टेम्परेचर की डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह से हमने देखा था सेल्सियस स्केल हुआ करती थी, फ़ारेनहाइट स्केल थी और केल्विन स्केल थी। वहाँ पे आपको ये भी मैंने बताया था कि जो सेल्सियस स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है और केल्विन स्केल होती है, इनको अलग अलग कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें से जो केल्विन होती है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, ये बात भी बता दी थी। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करवाए थे सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ पे जब आपने सेल्सियस में केल्विन को कन्वर्ट करना था, यानी सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा था उसको केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो आपने 273 ऐड कर दिया था। होप आपको याद होगा कि आपने 273 ऐड कर दिया था, तो आंसर केल्विन में आ गया था हमारे पास। और जब केल्विन में टेम्परेचर दे रखा था, सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो आपने 273 माइनस कर दिया था, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में वापस आंसर आ गया था। ये बात भी आपको बताई थी कि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते हैं, केल्विन केल्विन ही लिखा जाता है। जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये छोटी सी जीरो भी ऊपर लगती है जिसको आप डिग्री पढ़ते हो, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग मैटर की स्टेट को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर वापस रिवर्स करके हम लोग कैसे इस प्रोसीजर को लेके आ सकते हैं। तो ये बातें हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, टॉपिक हमारा ये आ गया, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया कि एनीथिंग इन द वर्ल्ड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड विच हैव सम मास। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ जिसके पास कुछ मास हो, कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, और इसके अलावा हम उसे अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हो, उनमें से 5 में से किसी सेंस से फील कर पाते हो, तो उसको मैटर बोलते हैं। मैटर की टोटल 5 स्टेट्स थी, उसमें से 3 मेजर स्टेट हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे होती हैं उसके बारे में देखना। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, डायग्राम एक और आएगा उसके बाद, वो वाला बना लेना। ठीक है, किसी को ये ईजी लगे तो ये वाला बना लेना, अदरवाइज जो एक और डायग्राम मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा वो बना लेना। कहानी देखो कहाँ से शुरू होती है। टोटल 6 प्रोसीजर आप पढ़ोगे यहाँ पे। देखो, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, ये आइस दिखा रखी है। सॉलिड को अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँ, इसको मैं गर्म करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो सॉलिड से जब लिक्विड में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं हीट सप्लाई करके, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब उसको पिघलाना। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, हम रिवर्स प्रोसेस में भी जा सकते हैं कि अगर मेरे पास लिक्विड है, वाटर है, उसको मैं फ्रिज के अंदर अगर रख दूंगा तो उस सिचुएशन में वो वापस रेफ्रिजरेट होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी लिक्विड से वापस सॉलिड बना लेना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हुए ना, कि सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मेल्टिंग, और लिक्विड से क्या बनाना है? सॉलिड वापस, तो फ्रीजिंग बोल दिया उसको। अब इसी तरह से थोड़ा सा आगे बात करते हैं। लिक्विड है हमारे पास, अगर लिक्विड को और हीट कर दूं तो ये लिक्विड वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इसका मतलब लिक्विड से अगर वेपर स्टेट या गैस स्टेट में कन्वर्ट करना हो सब्सटेंस को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एवापरेशन। उन्हें एवापरेशन लिखा हुआ है, एवापरेशन तो एक नेचुरल प्रोसेस आएगा, उसकी जगह पे हम लोग फिलहाल यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, इसे मत लिखना आप लोग, यहाँ पे आप वेपराइजेशन लिखोगे, जिसको बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, वेपराइजेशन अलग चीज़ है, एवापरेशन अलग है, जब पढ़ लोगे आगे समझ में आ जाएगी बात। तो वेपराइजेशन लिखोगे, एवापरेशन मत लिखना। एवापरेशन वेपराइजेशन में बनता तो सब में, उन दोनों में लिक्विड से गैस है, बट कुछ कंडीशंस अलग होती हैं एवापरेशन की, फिलहाल उसकी बात नहीं करते। तो लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो वेपराइजेशन वाला प्रोसेस आ गया, उसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। जैसे पानी को उबालते हैं ना हम लोग, वो उबल के वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से होता है। अगर मैं गैस को वापस ठंडा कर दूं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी भाई। जैसे एलपीजी होती है, उसको अगर वापस ठंडा कर दिया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैस से लिक्विड बनाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसीजर हुआ जहाँ पे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे सब्सटेंस को। तो इसका मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन भी एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हो गए। वेपराइजेशन में आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, कंडेंसेशन में आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा इस साइड से अगर जाएं तो डायरेक्ट कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं कि सॉलिड स्टेट में है आज वो, अगर मैं उन्हें गर्म करना स्टार्ट करूंगा ना, उनको हीट करना स्टार्ट करूंगा, तो लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होते, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सॉलिड से अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट से पास ही नहीं हो रहा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक्टिविटी के साथ।
इसका रिवर्स कर दो, गैस स्टेट में मेरे पास कोई चीज़ है उसको ठंडा करूं, ठंडा करने में वो डायरेक्ट अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस सिचुएशन में उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन मतलब डी सब्लिमेशन भी बोलते हैं। तो डिपोजिशन लिख लो या डी सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन का उल्टा हो जाएगा ना, तो डी ऐसे लगाना है, डी सब्लिमेशन। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम डिपोजिशन को डी सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो सब्लिमेशन, और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बेसिक सी। अब इन 6 के 6 प्रोसीजर को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। डी सब्लिमेशन को पढ़ने की हमें वैसे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बाकी से हमारा काम हो जाएगा। तो मेन फिलहाल हम 5 पढ़ेंगे, डी सब्लिमेशन की जो बात आएगी उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो आज ये 5, 2 तो ये, 2 ये और एक सब्लिमेशन, इनको कवर करेंगे पहले। तो चलो, हमारे पास हेडिंग ये चलेगी, इस डायग्राम को मत बनाना, नेक्स्ट वाला बना लेना। तो इस हेडिंग के अंदर कंटेंट क्या लिखा जाएगा, ये वाला कंटेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हेडिंग है उसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस चीज़ को हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। और ये काम 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दो या प्रेशर चेंज कर दो, दोनों से पढ़ोगे। फिलहाल आप टेम्परेचर वाली कहानी पढ़ोगे, बाद में आप प्रेशर वाली कहानी पढ़ोगे। तो टेम्परेचर को बदल के भी हम सब्सटेंस की स्टेट बदल सकते हैं, और प्रेशर को चेंज करके भी हम लोग उसकी स्टेट बदल सकते हैं। यानी टेम्परेचर को घटा के या टेम्परेचर को बढ़ा के, उसको इंक्रीज डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करके तो हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं। ये वाला ब्लॉक डायग्राम हमें बनाना है। तो इसमें से पहली हेडिंग मैंने अलग से डलवा दी, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है प्रॉपर्ली। देखो ध्यान से, सॉलिड को मेल्ट कर दिया तो लिक्विड बन गया, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने वाला प्रोसीजर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। इसी तरह से लिक्विड से अगर गैस बनानी है तो लिक्विड से गैस बनाने वाला प्रोसीजर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहलाएगा। अब वापस रिवर्स में आ जाओ, गैस से मुझे लिक्विड बनाना है तो गैस से लिक्विड बनाने वाला प्रोसीजर क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। लिक्विड से अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। इसी तरह से सॉलिड को डायरेक्ट अगर मैं गर्म कर दूं वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, तो सब्लिमेशन कहलाता है। गैस को ठंडा करने पे डायरेक्ट वो सॉलिड में आ जाए तो डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में। फर्स्ट प्रोसीजर आता है मेल्टिंग, हम उससे शुरू करेंगे। मैं पांचों के पांचों प्रोसीजर में आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो मेल्टिंग से शुरुआत करते हैं। देखो मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग मतलब पिघलना किसी भी चीज़ का। तो अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है हीट करने पे, यानी सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ थी उसको अपने हीट करा, हीट करने के लिए हम ऐसा ट्राइंगल वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे किसी इक्वेशन पे ऐसा सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे आपने हीटिंग की है, आपने उस चीज़ को हीट किया है। तो सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड सब्सटेंस में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे लोहा होता है आयरन, उसको भी पिघलाया जाता है उसको हीट करके। घर में हमारी कैंडल होती है, कैंडल को अगर आप हीट कर दो तो उसका जो वैक्स होता है, मोम होता है, वो पिघल जाता है। इसी तरह से हमारे पास कोई आइसक्रीम है, जैसे यहाँ पे आइसक्रीम आपको नज़र आ रही है, देख लो ध्यान से, तो ये आइसक्रीम भी मेल्ट हो गई है बिल्कुल। तो ये सॉलिड स्टेट में थी, एकदम से किस में आ गई है, फिर ये लिक्विड स्टेट में आ गई है। तो ऐसे प्रोसीजर को मेल्टिंग बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड सब्सटेंसेज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तभी तो ऑब्वियसली बात है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये आइसक्रीम क्यों पिघल गई होगी, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिस वजह से ये पर्टिकुलर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। कॉमन सा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, आइस का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्यूब्स आप फ्रीज से निकाल के बाहर रख दो थोड़ी देर, कुछ टाइम के बाद वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बन जाता है उसका। ठीक है, तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। अब जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ऑब्जेक्ट पिघलना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होना चाहिए वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है एयर का वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक। अगर ये वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक से चेंज हो जाए, सपोज आप इस बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चले जाओ, माउंट एवरेस्ट पे आप पहुंच गए, तो उस सिचुएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल जाएगा और ये मेल्टिंग का प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक चीज़ पे डिफाइन होता है जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तभी है जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना हो। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा या कम
है तो मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पिघलनी शुरू हो जाती है ना। मतलब हमारे पास आइस है, आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे हीटअप हुआ तो आइस जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, मान लिया -3 डिग्री सेल्सियस पे अपने बर्फ जमा रखी थी, अब वो हीटअप होते होते -2 डिग्री सेल्सियस हुई, फिर -1 डिग्री सेल्सियस हुई, फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस हुई। अब इसके बाद जब वो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस होगी प्लस में, तो अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे हुई तो अब वो धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हो गई। इन पांचों स्टेट में, बाकी स्टेट में तो वो कैसी थी, वो आपकी सॉलिड स्टेट में थी। अब जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कहलाएगा उस आइस का, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो कोई भी लिक्विड जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो ये वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे ही आइस के अलावा और चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में लिखा हुआ है MP, तो मेल्टिंग पॉइंट आयरन का लगभग 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करोगे ना, यानी इतने टेम्परेचर पे आपका लोहा पिघलना शुरू होता है। घर में पिघला ही नहीं सकते आप भाई, घर में आप कैंडल से जलाओगे या फिर लकड़ियाँ जला लोगे, केरोसिन जला लोगे, आप घर पे LPG के जो चूल्हा होता है उस पर जला लोगे, तो इतना टेम्परेचर वहाँ पे होता ही नहीं है। तो घर पे आपका लोहा, आपका आयरन कभी नहीं पिघलेगा। उसके लिए स्पेशल फर्नेसेस होती हैं जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन की। टंगस्टन एक ऐसा मेटल होता है जो बल्ब के अंदर होता है। जैसे बल्ब होता है ना हमारे पास, तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है अंदर, तो जो बल्ब के अंदर आपको ये फिलामेंट नज़र आ रहा है, ये वाला सेक्शन, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस बल्ब के अंदर तो ये टंगस्टन का फिलामेंट ग्लो होकर चमकने लगता है और हमें रोशनी प्रोड्यूस होती है। कौन से बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, जो येलो लाइट प्रोड्यूस किया करते थे ना। अब तो सबके घर में LED या फिर CFL वाले बल्ब लगे हुए होते हैं जिनसे वाइट लाइट आती है। तो येलो कलर के जो बल्ब हुआ करते थे, जो 100 वाट के बल्ब आया करते थे अक्सर, तो वो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए वो फिलामेंट कभी भी पिघलता नहीं है, इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से। यानी अगर टंगस्टन को पिघलाना है तो आपको 3500 डिग्री सेल्सियस तक उसे गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जब पिघलाना होता है फर्नेसेस में, जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ तार बनेंगे टंगस्टन के, तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके पास होती हैं, उनको जला के इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये टंगस्टन पिघल जाता है। तो बेसिक बात समझ में आएगी मेल्टिंग का क्या मतलब होता है और मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग सेकंड वन, इसको नंबरिंग चेंज कर लेना, ये नंबर 2 आएगा हमारे पास। तो नंबर 2 हमारे पास क्या है, बॉइलिंग, ये जिसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। बॉइलिंग को हम वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जब सॉलिड स्टेट थी तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करा हम लोगों ने, तो इस प्रोसीजर को क्या बोला, इसको बोला हमने मेल्टिंग, कि ये मेल्ट हुई ये चीज़। ठीक है, अब लिक्विड से अगर मैं गैस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहूँ किसी चीज़ को, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बॉइलिंग बोलूँगा, कि मैं बॉयल कर रहा हूँ। बर्नर पे रख के नीचे से आग जला के, गैस जला के गर्म करोगे ना, देख लो जैसे यहाँ पे पानी उबलता हुआ तुम्हें नज़र आ रहा है इस जगह पे, ऐसे दूध को भी उबालते हो आप लोग। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि लिक्विड स्टेट से किसी चीज़ को हीटअप करके गैसेज स्टेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम हीट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ध्यान रखना, टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको नीचे उसके बर्नर लगाना पड़ेगा, तभी वो बॉइलिंग कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है बॉइलिंग ऑफ वाटर, आपको दिखाई भी दे रहा है इस डायग्राम के अंदर। ओके, अब जिस टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर चीज़, चाहे वो वाटर हो चाहे वो कुछ और चीज़ हो, वो बॉयल होना शुरू हो जाती है, उसको उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। भाई जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है ऐसी बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो सपोज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट ये 100 डिग्री सेल्सियस कब है, जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर 1 वैल्यू का हो, यानी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर घट जाएगा ना, सपोज पहाड़ों पे चले गए बहुत ऊंचाइयों पे, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे पानी 85 डिग्री सेल्सियस पे या 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये किस पे है,
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इतना बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही अल्कोहल होती है, जैसे शराब बोलते हैं, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, कम होता है वाटर से काफ़ी। यानी मैंने 2 बर्तन रखे, सेम अमाउंट में अल्कोहल रखा, सेम अमाउंट में वाटर रखा एक जगह पे, दोनों को एक ही टाइम पे गर्म करना स्टार्ट करा, तो सबसे पहले कौन उबलना शुरू हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, जबकि वाटर 100 पे जाके बॉयल होगा। इसी तरह से ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 200 से ज़्यादा है, 215 डिग्री सेल्सियस हमारा ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट पता होने चाहिए, सबके याद नहीं करने होते हैं। तो मेन चीज़ ये हो गई कि बॉइलिंग का मतलब समझ में आ गया, बॉइलिंग को वेपराइजेशन भी बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब बॉइलिंग प्रोसीजर क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करा, आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कराया है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर नहीं है, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब नहीं करी है भाई, यहाँ पे पानी उबाल रहे हो तो गैस के बर्नर से आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, तब बॉइलिंग बोलते हैं। अगर कोई चीज़ एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो वो एवापोरेशन की कैटेगरी में आप पढ़ेंगे बाद में, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी प्योर लिक्विड का, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो वो फिक्स होता है। बट अगर तुम उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दो, लाइक उसमें थोड़ा सा नमक घोल दिया तुमने, पानी था आपके पास प्योर, अगर आपके पास प्योर वाटर यहाँ पे था, तो ये अगर वाटर नॉर्मल वाटर है तो इसका बीपी कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर इस वाटर के अंदर आपने इस वाटर के साथ साथ इसमें कुछ नमक मिला दिया है, कुछ चीनी मिला दी, तो उस सिचुएशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, शायद 120 डिग्री सेल्सियस हो जाए, शायद 130 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वो डिपेंड करेगा कितने अमाउंट में आपने इम्प्योरिटी मिलाई है। तो जैसे ही कोई प्योर स्टेट में सब्सटेंस होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। ये कब चेंज हो सकता है? ये तब चेंज होगा जब आप लोकेशन चेंज कर दो, ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर का घट जाए या बढ़ जाए, यानी पहाड़ों पे चले गए बहुत ऊंचाइयों पे, तो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज और कैसे चेंज हो सकता है बीपी? तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा अगर किसी सब्सटेंस में कोई इम्प्योरिटी मिला दें, कुछ और मिक्स कर दे पानी के अंदर। इम्प्योरिटी से मतलब है कुछ भी मिक्स कर दो, नमक मिक्स कर दो, चीनी मिक्स कर दो, ग्लूकोज डिजॉल्व कर लो, तो अब जो वाटर बनेगा उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पक्का इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखना कि कोई चीज़ ऐड कर देने पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है भाई। चलो, ये तो बेसिक से डायग्राम में बनाने नहीं है आपको, ये सिर्फ देख लो कि यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे आइस को पिघला रहे हैं। तो ये देखेंगे कि जब हीट करते जा रहे हैं, मान लिया आइस इन्होंने इसमें -10 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस थी वो उठा के लेके आए, वो यहाँ रखी, अब हीट कर रहे हैं नीचे से, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, -10 से -5 होगा, इंक्रीज हो रहा है। -10 से -5 होने का मतलब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि माइनस में जो चीज़ होती है वो उल्टा सिस्टम होता है ना। तो -10 से -5 का मतलब आपने हीट सप्लाई करी है। अब -5 के बाद ये होके -1 हो जाएगा फाइनली, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे ही थर्मोमीटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस दिखाया जाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ये बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का वो कितना होता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाती है और वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर को बॉयल करने की कोशिश की जा रही है। सपोज यहाँ पे जो उन्होंने वाटर ले रखा है वो वाटर का टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इन्होंने बर्नर लगा के हीट करना स्टार्ट करा, तो 30 से वो धीरे धीरे 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर वो 80 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर वो 95 डिग्री सेल्सियस हुआ। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, एकदम से इसमें से वेपर बाहर निकलने लगी। समझ में आ रही है बात? तो वेपर बाहर निकलने लगी मतलब वो बॉयल होना शुरू हो गया वाटर। इसलिए क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, वो आइस का थोड़ी ना हो सकता, आइस को थोड़ी ना बॉयल करोगे। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे देखा गया कि थर्मोमीटर में जब 100 वैल्यू पहुंच गई तब ये पानी भाप बनना शुरू हुआ। ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कहाँ पे हैं? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बदल जाया करते हैं, या कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी इनके अंदर, कुछ मिला दिया तुमने, तब भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे हमेशा। तो ये डायग्राम बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, आपकी बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में ऑलरेडी, ठीक है। चलो, अब थर्ड प्रोसीजर पे चलते हैं। तीसरा है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है वो रिवर्स होता है इसका बॉइलिंग का। तो कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। भाई बॉइलिंग में क्या कर रहे थे? बॉइलिंग में इस लिक्विड को गर्म करके गैस में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे उल्टा कर दो, गैस को ठंडा कर दोगे, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं।
तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, कब? ठंडा करने पे, उसको कूल करने पे। जैसे एग्जांपल के लिए कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, वाटर की वेपर को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ऐसा ही होता है जब डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। सपोज हमारे पास एक बहुत बड़े से बड़े बर्तन होते हैं, उन बर्तन के अंदर हमने पानी भर दिया, ठीक है बच्चों, समझना ध्यान से, ये वाटर फिल कर दिया और इस वाटर को नीचे से हम लोगों ने फ्लेम लगा के, कोई बर्नर वगैरह लगा के, बड़े बड़े बर्नर लगा के इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस वाटर की जो है वेपर बनेंगी, वो वेपर ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट होंगी। हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वेपर को कवर करके ना एक इस तरह से सब पूरा सेटअप लगा देंगे कि यहाँ से ये वेपर सारी बाहर ना जा पाए और ट्यूब के ज़रिए इन वेपर को पास करा के निकाल लेंगे। तो ये सारी वेपर इस ट्यूब में से पास होके जाएंगी। अब इस ट्यूब के चारों तरफ ठंडा ठंडा पानी फ्लो करा देंगे, चारों तरफ ट्यूब के। तो जैसे ठंडा ठंडा पानी फ्लो कराएंगे तो ये जो वेपर इसके अंदर थी वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस ठंडी होकर वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंडेंसेशन हो जाएगा और ये वाटर क्या कहलाएगा, डिस्टिल वाटर कहलाएगा, जो आपको पानी की बॉटल्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, आपने वेपर बनाई फिर दोबारा ठंडा कर लिया, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इस वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो सारी की सारी इम्प्योरिटी नीचे ही बैठी रह जाएंगी, वो इम्प्योरिटी पानी से अलग हो जाएंगी, यानी वो नीचे रह गई बॉयलर के अंदर। बाकी सारा जो प्योर वाटर था उस वाटर की वेपर बन गई, उस वेपर को आपने ठंडा कर लिया, ठंडा करके आपने उनको बॉटल्स में भर के सेल कर दिया। तो जो पानी अवेलेबल होता है मार्केट में डिस्टिल वाटर, वो ऐसे ही बनाया जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। एक बड़े बड़े बॉयलर के अंदर नॉर्मल वाटर को उबालते हैं, गर्म करते हैं, उनकी वेपर बनती है, वेपर को ठंडा करके उसको लिक्विफाई करके बॉटल में भर के उसको सेल कर देते हैं। कुछ मिनरल्स ऐड करने होते हैं तो वो मिनरल ऐड करने का प्रोसीजर भी होता है, अदरवाइज वो बॉटल में भर के सेल कर दिया जाता है, उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन में हम गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल देखो कंडेंसेशन का, सबने देखा होगा। सपोज वाटर की एक बॉटल, ठंडे पानी की एक बॉटल है, अपने गर्मियों के टाइम पे ठंडे पानी की एक बॉटल भर के अपने पास रख दी, तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि इसकी आउटर सरफेस पे ऐसे वाटर वेपर से पानी आ जाता है, पानी की बूंदें आ गई। अब ये कहाँ से आई? इसका मतलब जब बाहर से एयर के मॉलिक्यूल्स आके स्ट्राइक हुए, यहाँ पे एयर जब बाहर से आके स्ट्राइक हुई तो उसके अंदर क्या थी, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट थी। तो वाटर की वेपर जैसे ही आके स्ट्राइक हुई इससे, तो बॉटल के अंदर तो ठंडा पानी था, तो जैसे ही सरफेस पे आके टकराई तो वो वाटर वेपर ठंडा होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गई, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इस वजह से आपको पानी की बूंदें नज़र आती हैं उसके बाहर। आपने थोड़ी ना डाला था इसको, आप बाल्टी में पानी में भिगो के थोड़ी ना लेके आए हो। थोड़ी देर के बाद आउटर सरफेस पे वाटर वाटर हो जाएगा और जिस टेबल पे ये रखी हुई है इस जगह पे भी आपको वाटर नज़र आएगा। तो हुआ क्या, एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर के अंदर वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर कंडेंस हो गई लिक्विड के अंदर, इसी को तो कंडेंसेशन बोलते हैं। तो नेचर में भी ये कंडेंसेशन काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा अब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रीजिंग, फोर्थ वन। फ्रीजिंग तो बहुत इजी होता है। फ्रीजिंग किसका रिवर्स हो गया, मेल्टिंग का। मेल्टिंग में आप सॉलिड को पिघला के हीट करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, अब उल्टा कर दो। आप क्या करो, आप लिक्विड को फ्रीज कर दो और लिक्विड को ठंडा करना स्टार्ट कर दो, और तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको हम फ्रीजिंग बोल देंगे। भाई पानी आप भर के किसी बर्तन में अगर अपने रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रख देते हो तो वो पानी जम जाता है ना कुछ देर के बाद, यानी लिक्विड जब ठंडा हुआ तो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। इसी को फ्रीजिंग बोलते हैं। इसका मतलब फ्रीजिंग किसका रिवर्स प्रोसेस हुआ, मेल्टिंग का रिवर्स हुआ। अब फ्रीजिंग कैसे कैसे हमारे पास लिखा जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पढ़ लिया हम लोगों ने। तो उसी तरह से जो वाटर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आपने एक कटोरे के अंदर पानी भरा, देखो ध्यान से, कटोरे के अंदर आपने पानी भरा, एक यहाँ पे पानी का टेम्परेचर जो था सपोज 25 डिग्री सेल्सियस था। अब आपने फ्रिज के अंदर इसको रख दिया, इस कटोरे को। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, फ्रिज का कंप्रेशर वर्क करेगा, ये वाटर का टेम्परेचर 25 से थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा। थोड़ी देर के बाद ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जैसे ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसके बाद धीरे धीरे वो पानी के अंदर बर्फ़ की लेयर जमनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो पानी फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद टेम्परेचर और डाउन जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस हुआ, -3 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो जैसे जैसे फिर टेम्परेचर नेगेटिव में पहुंचेगा तो पूरी तरह से उसमें बर्फ़ जम चुकी होगी। जितनी सॉलिड बर्फ़ जमी है उतना ही नेगेटिव में टेम्परेचर चला गया है इसका मतलब। तो आपने क्या करा, वाटर को ठंडा कर करके जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया उस पर वाटर फ्रीज़ होना स्टार्ट हो गया।
जाएगा। तो इसलिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होता है जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, दोनों सेम है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें आइस भी मिल सकती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें वाटर भी मिल सकता है ना। तो ये लॉजिक होता है भाई, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, उसको थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी ना। तो आइस सारी की सारी पानी में कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर कितना रहा, 0 डिग्री सेल्सियस रहा। जितनी भी हीट आपने दी थी वो सारी की सारी हीट स्टेट चेंज करने में चली गई, उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। इस बात को भी पढ़ाऊंगा, ये बात लेटेंट हीट के नाम से आएगी आगे, इसको आप लेटेंट हीट के नाम से पढ़ोगे। यानी एक ऐसी हीट जहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो जाती है और सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो ये बहुत सिंपल सी कुछ बातें हुई, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, फ्रीजिंग के बारे में अच्छे से सोच लेना, समझ लेना, ये सारी बात मैंने तुम्हें बता दी है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्लिमेशन। अब दुनिया में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सब्सटेंस को अगर हीट किया जाए तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में पास आउट ही नहीं होते। भाई जैसे आइस है, आइस सॉलिड है, उसको गर्म करोगे तो पहले पानी बनेगा फिर भाप बनेगी, तो लिक्विड स्टेट ज़रूर आती है। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं सॉलिड से सीधा वेपर बन के उड़ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। जैसे सिंपल सी बात, कपूर है, कैम्फर। आप कपूर की एक टिक्की लेना, उसको पाउच में से खोल के रख देना, उसको थोड़ी देर के लिए सुबह के टाइम रखना एक जगह पे और शाम को आके देखना वो लगभग बहुत छोटी सी हो चुकी होगी। तो कहाँ गया बाकी का कपूर, कोई खास थोड़ी ना गया, वो सारा कैम्फर, वो सारा कपूर सॉलिड स्टेट से धीरे धीरे वेपर बन के एनवायरनमेंट में चला गया। तो इसलिए कैम्फर जो होता है वो सबलाइम नेचर का होता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस का मतलब तो समझ में आ गया ना, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से पास नहीं कराओगे सब्सटेंस को, सीधा वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो एक बात, जिस सब्सटेंस को आप चेंज कर रहे हो जो सॉलिड स्टेट में है अभी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सबलाइम, कि ये सबलाइम सब्सटेंस है। यानी इसको अगर गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्ट होने के बाद जो गैस बनेगी उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं सब्लिमेट। जो बचा, जो बना फाइनली, फाइनल प्रोडक्ट जो बना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेट। और जिसको हीट किया गया था उसे बोलते हैं सबलाइम। कभी कभी पूछ लेते हैं सबलाइम सब्लिमेट क्या होता है। तो जैसे कपूर है, कैम्फर है, तो कैम्फर को गर्म करोगे तो कैम्फर तो क्या कहलाया, सबलाइम हुआ, कैम्फर हुआ सबलाइम। इसको गर्म करने पे जो उसकी वेपर बन जाएंगी वो क्या कहलाएगी, सब्लिमेट। नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, कपड़ों में रखने वाली गोलियां, जैसे सर्दियों के कपड़े पैक करके रखते हो तो उसके अंदर कुछ गोलियां डाल देते हैं अलमीरा के अंदर, तो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं। वो गोलियां जब नेक्स्ट सीजन में दोबारा से देखोगे तो बड़ी बड़ी गोलियां डाली थी, वो छोटी छोटी सी हो जाती हैं और कुछ गायब भी हो जाती, मिलती भी नहीं है। तो कहाँ गई, वो सारी वेपर बन के कपड़ों के फाइबर्स के अंदर चली गई हैं, जिससे उसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे, उस कीड़े उसको कपड़े को काटे ना। तो नेप्थलीन बॉल्स भी सबलाइम होती है नेचर में, यानी इनको भी गर्म करेंगे तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। आप ओपन छोड़ दो, ओपन छोड़ने पे फिर कैसे कन्वर्ट हो जाती है, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह से आयोडीन जो होता है वो भी सबलाइम होता है। अब आयोडीन से सॉल्ट मत समझ लेना, जो आपके घर में सॉल्ट आता है खाने का वो आयोडीन नहीं होता, सॉल्ट के अंदर आयोडीन होती है, बहुत थोड़ी सी मिलीग्राम में आयोडीन होती है। सॉल्ट तो आपका किलोग्राम का पैकेट आता है 1 किलो का, तो उसमें सिर्फ मिलीग्राम में थोड़ी सी, बहुत मामूली सी एक चुटकी आयोडीन होता है। तो मैं आयोडीन की बात कर रहा हूँ कि अलग से अगर आप तुम्हें आयोडीन दे दिया जाए, उसको आप बाहर रख दो थोड़ी दिनों के लिए तो वो भी वेपर बन के उड़ जाएगा। तो ये आयोडीन भी सबलाइम नेचर में होता है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग फॉर्मूले के टर्म्स में बोलते हैं NH4Cl। केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे आगे तो इसको NH4Cl बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो अमोनियम क्लोराइड भी एक तरह का नमक होता है, सॉल्ट जैसा होता है दिखने में। तो ये सारे जो नाम दिखाई दे रहे हैं आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे सबलाइम होते हैं नेचर में। यानी इन सब में से किसी को भी, सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, किसी को भी हीट करोगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा हुआ है, ये बात देखो, द सॉलिड सब्सटेंस दैट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। जिसका सब्लिमेशन होना है, जिसको गर्म किया जाना है, उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सबलाइम बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको सब्लिमेट बोलते हैं। तो जो बना वो सब्लिमेट कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन, जिसको गर्म कर रहे हो सबलाइम, और जो बनेगा वो सब्लिमेट। जो चीज़ बनेगी वेपर ही बनेगी, ऑब्वियसली बात है, तो सब्लिमेट हो गई वो चीज़। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिविटी करते हैं अब आगे, उस एक्टिविटी में आप डायग्राम बनाओगे अच्छे से, जहाँ पे हमने एक डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड को लेके उसको हीट करने की कोशिश करी और वो सारा का सारा हीट करने पे वेपर में कन्वर्ट हो गया। हमने उस वेपर को इकट्ठा कर लिया एक जगह पे। तो ये वाला डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में। इस डायग्राम को आपको बनाना है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये डायग्राम, आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। देखो क्या किया है यहाँ पे,
यहाँ पे एक चाइना डिश, नीचे एक प्लेट ली है, इस प्लेट के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या रख रखा है, ये अमोनियम क्लोराइड रख रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, ये NH4Cl भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में पाउडर रख दिया। बर्नर लगा के इसको हीट करना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे होगा क्या, इस अमोनियम क्लोराइड की वेपर बननी शुरू हो जाएंगी, है ना, इस तरह से वेपर बननी शुरू हो जाएंगी और ये वेपर बाहर जाने की कोशिश करेंगी। हमने एक जो फनल होती है ऐसी, लैब के अंदर ऐसी एक फनल होती है, इसको फनल बोलते हैं, इस तरह की एक फनल होती है, कुप्पी जिसको बोलते हैं इस तरह से। तो इस फनल के को हमने उल्टा करके यहाँ पे रख दिया है, इस तरह की फनल होती है ना, तो इस फनल को उल्टा करके रिवर्स करके हमने इस प्लेट के ऊपर रख दिया, ढक दिया है इसको, और ऊपर की साइड से इस पर कॉटन रुई भर दी ताकि इसमें से वेपर जो बनेगी वो बाहर ना जा पाए, हम इसे यहीं रोक लें। तो जैसी वेपर बनेगी, बाहर जाने का रास्ता तो है नहीं, तो हमने क्या करा, इसको जब बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो सारी की सारी वेपर धीरे 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 इस कॉर्नर वाली साइड पर यहाँ पे सारी की सारी जमना शुरू हो गई। तो इस साइड पे वो सारी की सारी अमोनियम क्लोराइड की वेपर जम गई और अमोनियम क्लोराइड फाइनली क्या हो गया, जम गया, तो सॉलिडिफाइड हो गया, उसको खुरच के हमने अलग कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। कब काम आएगा, मान लो तुम्हारा इसके अंदर आपका नमक जो होता है घर में खाने वाला, सोडियम क्लोराइड, वो मिक्स हो गया, ये दोनों मिक्स हो गए, सपोज ये लिखना नहीं है इसके अंदर, बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो ये दोनों मिक्स हो गए मान लिया, तो आपको अलग करना है इसमें से दोनों को। तो क्या करोगे, इस मिक्सचर को ऐसे रख के गर्म करो, तो जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो तो सबलाइम नेचर का है, वो सारा वेपर बन के उड़ जाएगा और यहाँ पे आके इस तरह से उसकी जो आपके पास ये इन्वर्टेड फनल है इसकी वॉल पे जमा हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सोडियम क्लोराइड बचेगा। तो सोडियम क्लोराइड तो यहीं पे रह गया क्योंकि ये तो सब्लिमेशन नहीं दिखाता, अमोनियम क्लोराइड कहाँ जम गया, ये कॉर्नर पे जम गया सारा का सारा। तो इस तरह से हम लोग उस प्रोसीजर में इसको यूज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये डायग्राम फिर से आएगा। तो बात समझ में आ गई ना। तो अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करोगे तो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वेपर को हमने इकट्ठा करके यहाँ पे जमा दिया, इस जगह वो वेपर जम जाएगी, जब जाने का रास्ता नहीं तो यहीं जम जाएगी वो वेपर। तो अगर चाहो तो इसको फिर बाद में किसी भी चीज़ से खुरच के आप निकाल सकते हो, वहाँ से स्क्रैच करके निकल जाएगा आराम से ये। तो ये क्लियर हो गया डायग्राम, सब्लिमेशन वाला प्रोसीजर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इतनी बातें आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्लास थी। इसमें 5 जो मेजर प्रोसेस थे, जब हम स्टेट को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करते हैं, सब्सटेंस की सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से गैस बनाते हैं, गैस से वापस लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से वापस सॉलिड बनाते हैं, या डायरेक्ट गर्म करके सॉलिड से हम वेपर बना रहे हैं, तो वो सब प्रोसीजर आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट जब क्लास आएगी तो उसमें जो एक बचा हमारे पास डिपोजिशन वाला, जिसको डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं, उसको पढ़ाऊंगा, जहाँ पे आप देखोगे सॉलिड CO2 के बारे में, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। उस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो चीज़ आगे की क्लास में जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है।